Assalamu alaikum, dear students. Welcome to the part 2 of the murder in the cathedral. इससे पहले आपने जाना कि ये प्ले किस चीज़ के बारे में है, इसके कितने पार्ट्स हैं। वो अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा तो पार्ट 2 देखने का कोई भी फ़ायदा नहीं। प्लीज़ गो इन द लिस्ट, पार्ट 1 देखें क्योंकि बीच में से मैंने कंटिन्यू किया हुआ है। तो हेयर वी आर विद द पार्ट 2। 1 में आपको मैंने बताया था कि आपको मैं इस पार्ट 1 से यानी जो प्ले का पार्ट 1 है वहाँ से कुछ लाइंस, कोटेशंस या जो भी फेमस लाइंस है वो कोट करके याद दूंगा। तो वो लाइंस हमारे पास हैं, मैंने उनकी थोड़ी बहुत एक्सप्लेनेशन भी लिखी हुई है। अब आपने करना क्या है कि ये लाइंस जो हैं, जो कोरस थ्रू आउट पार्ट 1 चल रहा है, उनमें से कुछ मैंने लिए हुए, ये लाइन आपने कोशिश करनी इनका रट्टा लगाना है। और फिर अगर इनकेस कोई सवाल आता है तो ये लाइंस आपके जहन में होंगे और आप उसको वहाँ पुट करेंगे, विच विल बी हैविंग अ गुड इम्प्रेशन। सो अब कोरस की कुछ लाइंस हैं। फर्स्ट वन इज वी आर फोर्स्ड टू बेयर विटनेस। वी आर फोर्स्ड टू बेयर विटनेस, यानी ये जो ख़वातीन हैं कोरस गाना गाने वाली, उन्होंने ये कहा, इसका मतलब है दे डोंट वांट टू सी ट्रेजिडी बट दे कैन नॉट एस्केप इट। वी आर फोर्स्ड टू बेयर विटनेस, यानी हमें फोर्स किया जा रहा है टू बेयर विटनेस, यानी विटनेस होने के लिए। तो अब ये लोग जो हैं उनको दे डू नॉट वांट टू सी ट्रेजिडी, उनको ये वाली ट्रेजिडी कौन सी कि ये बंदा जब आएगा यहाँ पे इसको मारा जाएगा, तो वो ये नहीं देखना चाहते, बट दे कैन नॉट एस्केप इट, लेकिन जाम इनकी नहीं छूट रही। सो ये वाली लाइन जो मैंने लिखी हुई हैं ब्लैक में इन्वर्टेड कॉमास में, ये बिल्कुल एग्जैक्ट टेक्स्ट से लिए गए, तो आपने इसका रटा लगाना है। सेकेंड इज some presage of an act which our eyes are compelled to witness, यानी इस किस्म का एक एक्ट होने वाला है जो हमारी आंखें मजबूर है देखने के लिए, यानी हम इसको टाल नहीं सकते। जो बेकेट है वो आएगा और उसके साथ कुछ गलत होगा, ये अज्यूम कर रहे हैं और हमें वो देखना ही पड़ेगा। so they feel something terrible is going to happen, उनको एहसास है कुछ ना कुछ गलत होगा। थर्ड वन इज I have smelt them, the death bringers. I have smelled them, अब इसी कोरस में ये लाइन है कि I have smelled them, यानी मैंने उनको सूंघा, the death bringers यानी मौत लाने वाले। मौत लाने वालों से मुराद है नाइट्स का, यानी बेकेट आएगा। अब मुझे नाइट्स की बू आ रही, KNIGHT नाइट, वो जो सिपाही होता है उसका जिक्र हो रहा है, मुझे नाइट की बू आ रही कि वो आएगा या आएंगे और उसको मारेंगे। सो दे सेंस द अराइवल ऑफ डेंजर। डेंजर क्या है? द नाइट्स। Fourth one is living and partly living. Living and partly living इसका मतलब है they are spiritually weak, just existing, not truly living. रूहानी तौर पर ये लोग जो है, जो कोरस वाले हैं, रूहानी तौर पर ये बड़े कमज़ोर हैं, बस सिर्फ ज़िंदगी गुजार रहे हैं, जी नहीं रहे। तो ये 4 लाइंस मैंने की, आप इससे ज़्यादा भी अगर आप याद कर सकते हैं, एटलीस्ट इतने तो आपको पता होने चाहिए। I repeat, we are forced to bear witness, some presage of an act which our eyes are compelled to witness, and I have smelled them, the death bringers, and living and partly living. ये लाइन सारी कोरस से ली गई है। कुछ और लाइंस बड़ी इंपॉर्टेंट मुझे लगी, जो फोर्थ टेम्पटर है। फोर्थ टेम्पटर के हवाले से, टेम्पटर्स का हमने लास्ट लेक्चर में जिक्र किया था। टेम्पटर में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, दैट इज़ द फोर्थ वन, और इसके लाइंस आपको पता होनी चाहिए जो बात इनकी हुई थी। सो ऑफर द टेम्पटेशन ऑफ मार्टरडम फॉर ग्लोरी, यानी ये आई बिलीव आप पढ़ चुके हैं कि फोर्थ वाले ने कहा था कि तुम जो है शहादत कबूल कर लो, शहीद हो जाओ फॉर ग्लोरी, ताकि लोग तुम्हें शहीद कहें। तो ही सेज यू सीक मार्टरडम इन ऑर्डर टू बिकम ग्रेटर देन द सेंट्स। ये फोर्थ टेम्पटर ने उससे कहा हुआ है, ये आपको लाजमी याद होना चाहिए। यू सीक मार्टरडम, यानी तुम शहादत कबूल करो, इन ऑर्डर टू बिकम ग्रेटर देन द सेंट्स, यानी जो वली लोग हैं, ताकि तुम उनसे भी बड़े हो जाओ, यानी कंपटीशन स्टार्ट हो गया। बेकेट रियलाइजेज द ग्रेटर स्पिरिचुअल थ्रेट। बेकेट को ग्रेटर स्पिरिचुअल थ्रेट जो है वो महसूस हो जाता है। द लास्ट टेम्पटेशन इज द ग्रेटेस्ट ट्रीजन, to do the right deed for the wrong reason.
ये लाइन किसने कही? बेकेट ने कही है और ये टेम्पटर ने कही है। तो ये आपको लाजमी ये दोनों याद होनी चाहिए। एंड आई बेट अगर कोई क्वेश्चन मर्डर इन द कैथेड्रल से आया तो ये आपको ज़रूर काम आएंगे, राइट? तो यहाँ पे जाके आपका पार्ट 1 जो है ये कंप्लीट हो जाता है। पार्ट 1 में सिर्फ ये हुआ कि थॉमस बेकेट जो है वो फ्रांस से इंग्लैंड आ गए, कोरस रो रहा था कि इसको नहीं आना चाहिए, ख़तरा है, लेकिन देन टू वो आ जाता है। अब बीच में है इंटरल्यूड। इंटरल्यूड में क्या होता है? और ये इंटरल्यूड जो है ये आपका बिल्कुल क्रिसमस के दिन 25 ऑफ दिसंबर को होता है। एक यहाँ मैंने लिखा भी हुआ है, इंटरल्यूड इज़ द सर्मन डिलीवर्ड बाय थॉमस बेकेट। ये एक खुतबा है। किसने दिया? थॉमस बेकेट ने दिया है। और ये कब सेट किया गया? सेट ऑन क्रिसमस मॉर्निंग, क्रिसमस की सुबह को 25 दिसंबर 1170 को ये डेट है। और ये जो डेट्स हैं ये स्पेशली जो प्ले लिखा गया ये हकीकत में मबनी है, हकीकत में इसी तरह हुआ था, तो इसीलिए वो इसी डेट्स को फॉलो कर रहे हैं यहाँ पे। सो अनलाइक पोएटिक डायलॉग इन द रेस्ट ऑफ द प्ले इट इज़ रिटन इन प्रोज सर्मन स्टाइल। अच्छा, इससे पहले अब क्या हुआ है कि 25 दिसंबर पार्ट 1 जो था इसका 25 दिसंबर से पहले था, क्रिसमस से पहले, ये भी आपने ध्यान में रखना है। पार्ट 1 इज़ बिफोर क्रिसमस, इंटरल्यूड इज़ ऑन द डे ऑफ क्रिसमस, पार्ट 2 इज़ आफ्टर क्रिसमस। ये आपको पता होनी चाहिए। तो क्या है, आपके जो बेकेट साहब है वो आए, कोरस ने उनको कहा कि आप ना आए, वो रो रहे थे लेकिन ये फिर भी आए। अब क्रिसमस के दिन ये खुतबा दे रहे हैं लोगों को, खुतबे में क्रिसमस के हवाले से, लेकिन इसका मेन टॉपिक जो वो मार्टरडम पे, शहादत पे है। अब उसमें वो क्या क्या कह रहे हैं वो आप यहाँ इसमें देखेंगे। और ये खुतबा जो है इनका जो पूरा प्ले है दैट इज़ इन द पोइटिक फॉर्म, जो पार्ट 1 और पार्ट 2 है, लेकिन जो इंटरल्यूड है वो इसका प्रोज फॉर्म में। आप देख सकते हैं, इसके डायलॉग से आपको आइडिया हो जाएगा। सो अनलाइक पोइटिक डायलॉग जिस तरह से पहले थे, द रेस्ट ऑफ द प्ले इट इज़ रिटन इन प्रोज, बिल्कुल सरमन स्टाइल में खुतबा दिया जाता है, जिस स्टाइल में उसी स्टाइल में उसने ये वाला पार्ट इंटरल्यूड जो है वो दिया हुआ है। दिस मेक्स इट यूनिक, ये इसको थोड़ा सा अलग बनाता है। अच्छा, अब सवाल ये है कि अब से पूछा भी जा सकता है पेपर में कि इंटरल्यूड का मकसद क्या था? सिंपल था, ये बंदा आया, अगले में उसको कत्ल किया गया। इंटरल्यूड में क्या था? तो इंटरल्यूड के आपके पास ऑप्शंस हैं, पॉइंट्स हैं, वो आपने बताने हैं। क्लैरिफाइज बेकेट्स स्टेट ऑफ माइंड। अब वो इसमें क्या करता है, जो बेकेट का स्टेट ऑफ माइंड है वो क्लियर करता है इंटरल्यूड। बेकेट के सामने लोग बैठे हुए हैं, वो शहादत का जिक्र कर रहा है, मरने का जिक्र कर रहा है कि हमें कबूल करना चाहिए। सो इफ वन टॉक्स अबाउट इट एंड इफ़ यू फील दैट ही इज़ मेंटली रेडी, सो फिर लोग मेंटली तौर पर रेडी हो जाते हैं उसके लिए। तो आपने क्या किया, अपना माइंड क्लियर करा, बड़ा काम रहा, बड़ा सुकून रहा, लोगों को तसल्ली से समझाया कि हमने एक दिन मरना है, और उसने अपना केस भी उनके साथ डिस्कस किया होगा। देन एक्सप्लेन्स द मीनिंग ऑफ द मार्टरडम, शहादत की मीनिंग उनको समझाता है कि इसका कितना बड़ा मुकाम है। एंड प्रिपेयर द ऑडियंस फॉर हिज डेथ। यहाँ पे जो ऑडियंस है, जो मैं और आप हैं, इनकी बातें पढ़कर हम क्या हुए, हम रेडी हो गए कि बाबा ये जो है मरने के लिए, शहीद होने के लिए तैयार है, ये झुकेगा नहीं। सो अब ये कुछ लाइंस हैं मैंने वहाँ से लिए हुए हैं इंटरल्यूड से। अ मार्टर इज़ नॉट एन एक्सीडेंट। इस लाइन को आप देखिए, ये बड़ी प्यारी लाइन है कि जो शहादत है वो कोई एक्सीडेंट नहीं है, वो एकदम से इस तरह से नहीं होता। अ मार्टर इज़ ही हु हैज़ बिकम द इंस्ट्रूमेंट ऑफ गॉड। एक शहीद वो होता है जो खुदा का इंस्ट्रूमेंट होता है, यानी जिसको जो खुदा के लिए काम कर रहा होता है, और फिर खुदा के राह में ही वो शहीद हो जाता है। एंड वी डू नॉट रिजॉयस दैट अ मैन हैज़ डाइड फॉर द फेथ, वी रिजॉयस दैट ही हैज़ लिव्ड इन द फेथ। फिर वो कहता है कि वी डू नॉट रिजॉयस, कि हम इस चीज़ की खुशी नहीं मनाते कि दैट अ मैन हैज़ डाइड फॉर द फेथ, कि एक बंदा जो है वो ईमान के लिए जो है वो मर गया। हम इस चीज़ की खुशी मनाते हैं दैट अ मैन हैज़ लिव्ड इन द फेथ, कि जितनी ज़िंदगी उसने गुजारी वो ईमान के साथ गुजारी। अब वो इसमें अपना हवाला भी दे रहा है कि जो मैंने जो ज़िंदगी गुजारी वो मैंने ईमान के साथ गुजारी, मैं किंग हेनरी II के ताबे नहीं रहा, मैं गलत फैसले नहीं किए। तो इससे ये हुआ
कि लाइक मैंने ज़िंदगी गुजारी ईमान के साथ, अब मैं मर भी जाऊँ तो कोई इशू नहीं है. So a true martyr is he who has become the instrument of God, who has lost his will in the will of God. अब वो डेफिनेशन आपको देता है एक ट्रू मार्टायर की, और ये सारा कुछ इंटरल्यूड में हो रहा है. उन जो ऑडियंस उसके सामने बैठी हुई है, ये उनसे कह रहे हैं कि एक हकीकी मार्टायर वो है जो अपनी विल छोड़ दे और उसकी विल, उसकी रज़ा जो है वो खुदा की रज़ा हो, और खुदा की रज़ा में ही वो मर जाए, तो वो एक ट्रू मार्टायर है. इससे मुझे याद आया एक दफ़ा जंग उहद में एक सहाबी थे, वो कुफार के लश्करों को काट रहे थे, उनको मार रहे थे. सो द सहाबाज रिजॉइस्ड एंड दे लुक टुवर्ड द प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम, कि देखो ये कितना ज़बरदस्त जो है कुफार को मार रहे हैं. सो द प्रॉफिट सेड कि मैं इनको आग में झुलसता हुआ देख रहा हूँ. सहाबाज गॉट सरप्राइज्ड एंड दे आस्क्ड क्यों. तो अल्लाह के नबी ने फरमाया कि ये जो है अपने कबीले के लिए लड़ रहा है, अल्लाह के लिए नहीं लड़ रहा. राइट. सो इन्नमल अमाल बिन्नियात पिछले लेक्चर में भी मैंने बताया था, तो यहाँ पे भी यही चीज़ आ रही है. अगर आप शहीद हो रहे हैं सो इट शैल बी फॉर अल्लाह एंड द दीन ऑफ अल्लाह. अदरवाइज अगर आपको इसलिए आप शहीद हो रहे हैं या ये बंदा शहीद हो रहा है कि मुझे शहीद कहलाया जाएगा, दैट इज़ नॉट मार्टरडम. यही चीज़ जो बेकेट साहब है वो लोगों को समझा रहे हैं. यानी पूरा सरमन इसका ख़त्म हुआ किस चीज़ पर? शहीद होने पे, उसके मुकाम को बताने पर. तो इसका फिर ये कि जो आपके ऑडियंस है दे गॉट रेडी फॉर हिज डेथ. और यहाँ पे आपका इंटरव्यू जो है वो ख़त्म हो जाता है. अब आते हैं लास्ट पार्ट पे, दैट इज़ द पार्ट 2. पार्ट 2 में क्या हुआ, मैं थोड़ा सा समराइज कर लूँ. आपके जो बेकेट साहब है वो फ्रांस से आए. कोरस ने उनका आना पसंद नहीं किया कि आपको नुकसान पहुंच सकता है, लेकिन वो आए. फिर उन्होंने 25 दिसंबर को खुतबा दिया, शहादत पे बात की. वो डटा रहा, वो झुका नहीं. अब आगे क्या होता है? आगे फिर ये होता है कि जो आपके बेकेट साहब हैं वो अपनी जगह पर मौजूद हैं और नाइट्स आ जाते हैं. 4 नाइट्स अराइव. 4 जो बंदे हैं किंग के वो आ जाते हैं. अब इसमें एक चीज़ आपने याद रखनी है कि जो किंग हैं उस टाइम के, उन्होंने क्लियर इंस्ट्रक्शंस नाइट्स को नहीं दिए कि तुम जाओ और कत्ल करो बेकेट को. उसने सिर्फ ये कहा कि कोई इससे मेरी जान छुड़ाए. आई रिपीट, किंग ने डायरेक्ट इंस्ट्रक्शंस नहीं दिए. ये तो फिर बादशाह के चेले थे, ये खुद से आए और जहाँ पे ठहरे हुए थे आपके बेकेट, तो वहाँ पे वो आए, हमला किया. अब इसमें कुछ और भी आपके पादरी थे, उन्होंने क्या किया, वो दरवाज़ा बंद कर रहे थे, लेकिन बेकेट ने कहा कि नहीं, इनको आने दो. बेकेट के पास चांस था कि वो वहाँ से भाग जाता, लेकिन वो नहीं भागा. तो इन्होंने उनसे कहा कि यार तुम जो है किंग की बात मान लो, ये जो तुम कर रहे हो ये छोड़ दो. तो ही सेट कि नहीं, मैं क्यों, किंग गलत कर रहा है तो उसकी बात मैं नहीं मानूंगा, मैं हकीकत की बात करूंगा. तो फिर ये 4 आए जिनके नाम मैंने यहाँ पे मेंशन किए हुए, रेग्नाल्ड फिट्जवर्थ, देन विलियम डी ट्रेसी, ह्यूज डी मॉर्वेली, रिचर्ड ब्रिटो. ये 4 बंदे हैं. इनके नाम आपसे पूछे भी जा सकते हैं, इनको भी आप याद कर सकते हैं. ये आए, उन्होंने कौन से इल्ज़ाम लगाए? ट्रीजन, गद्दारी के, डिसलॉयल्टी, बेवफाई के, चैलेंजिंग द किंग्स अथॉरिटी. तो ये इल्ज़ामात इस पे लगाए और बेकेट को मार दिया. सो कोरस सेंसेस इम्पेंडिंग डूम. अच्छा, चैलेंजिंग दैट्स अथॉरिटी. अब कोरस ने क्या किया कि ये डायलॉग आप देखिए, द स्काई इज डार्कनिंग ओवर कैंटरबरी. ये कोरस उसी टाइम फिर स्टार्ट हो जाता है गाना. तो उसमें से इन्होंने कहा द स्काई इज डार्कनिंग ओवर कैंटरबरी, जो आसमान है वो डार्क हो रहा है कैंटरबरी पे, यानी जहाँ पे जो आपके बेकेट साहब हैं वो रह रहे हैं. सो ये कोरस की एक और लाइन आप यहाँ पे देख सकते हैं. सो नाइट्स मर्डर बेकेट इनसाइड द कैथेड्रल, बेकेट डाइज सेइंग. वो कैथेड्रल में मर जाता है और मरते हुए बेकेट क्या कह रहा है, ये भी आपने याद रखना है. I am not traitor to the king, but your sword is the servant of king's wrath. I repeat, I am not traitor to the king, but your sword is the servant of the king's wrath. यानी मैं जो हूँ
गद्दार नहीं हूँ किंग के साथ, बट योर स्वॉर्ड, ये जो तुम्हारी तलवारें हैं, और ये मरने से पहले इन 4 बंदों को ये कह रहे हैं, ये कि जो तुम्हारी तलवारें हैं, इज़ द सर्वेंट ऑफ द किंग्स रात, किंग के रात गुस्से को कहा जाता है, गुस्से के गुलाम हैं। सो ये इनको ब्रूटली जो है वो मार देते हैं उधर ही, और बेकेट साहब कोई भागने की कोशिश नहीं करता, ही हैज़ एक्सेप्टेड इट। सो आफ्टर द मर्डर फिर क्या होता है? आफ्टर द मर्डर जब इन्होंने इसको मार दिया बेकेट को, ये लोग आते हैं, कोरस जो है वो फाइनल लेमेंट करता है, फाइनल फरियाद करता है, और उसमें वो कहता है द पीस ऑफ दिस वर्ल्ड इज़ ऑलवेज अनसर्टन, द पीस ऑफ दिस वर्ल्ड इज़ ऑलवेज अनसर्टन, कि इस दुनिया का जो पीस है वो हमेशा अनसर्टनिटी का शिकार है, कोई फिक्स नहीं है। ये कोरस के लास्ट लाइंस होते हैं। अब मर्डर करने के बाद आती है नाइट्स की जस्टिफिकेशन, कि हमने जो बकेट को मारा वो हमने क्यों मारा? वी हैव एक्टेड फॉर द गुड ऑफ द कंट्री, हमने इसको मुल्क के मफाद के लिए मारा। ये कौन कह रहे हैं? आपके नाइट्स कह रहे हैं कि हमने जो थॉमस बेकेट को मारा वो हमने नेशनल इंटरेस्ट में मारा। नेशनल इंटरेस्ट से आपको शायद कुछ और चीज़ याद आ रही हो, लेकिन ये नाइट्स ने उस टाइम भी 1170 में भी यही बात कही थी, और यहाँ पे जाके आपकी स्टोरी ख़त्म हो जाती है। आगे सिर्फ एक मज़ीद एडिशन ये करता जाऊँ कि जब इसको मारा गया, इसको दफनाया गया, तो लोगों ने कहा कि वाकई ये तो शहीद हो गए, उसका मज़ार बनाया गया, और लोग और इसको मानने लगे, तो किंग के लिए और मसला बढ़ गया। जब जिंदा था इतना ख़तरा नहीं था, जब ये मर गया तो ये मज़ीद ख़तरा बन गया किंग के लिए, और ये यहाँ पे ख़त्म हो जाता। अब हमने एक और पार्ट बताना, ये वीडियो थोड़ी लंबी हो गई शायद, उस पार्ट में हम क्या करेंगे? उस पार्ट में हम इसके थीम डिस्कस करेंगे और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस रिगार्डिंग द एग्ज़ाम्स, तो वो मैं यहाँ पे लिख के आपको दूंगा, फिर आपने उसको एज अ होमवर्क सॉल्व करके मुझे देना है। सो दिस इज़ ऑल फॉर दिस लेक्चर। थैंक यू सो मच।